नमस्कार, डी डायलॉग दाव दिल्ली का मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृतिका। दिल्ली के अंदर इस वक्त जिस भी कोने में आप जाएंगे वहां चर्चा हो रही है चुनावों से जुड़ी हुई। कोई आम आदमी पार्टी की बात करता है तो कोई कांग्रेस की बात करता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान। डी डायलॉग में इस वक्त शीला दीक्षित जी के सुपुत्र संदीप दीक्षित जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस डी डायलॉग खास कार्यक्रम में। संदीप जी, बात आज के इस खास कार्यक्रम में हम दिल्ली की करेंगे, दिल्ली की सभी सीटों पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपकी सीट के साथ करेंगे। जिस सीट पर आप इस वक्त अपनी उम्मीदवार हैं, उस सीट की अगर हम देखें तो 2 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे और 1 सीट पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री। कैसे देखते हैं, क्या चुनौती आपको नजर आती है इस वक्त? देखिए मैम, जब आप ये तो पहला मेरा चुनाव है जब मैं इनकम्बेंट नहीं रहा हूँ जी, क्योंकि भले 2004 में पहली बार लड़ा था लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, तो एक इनकम्बेंट का एक अपना मतलब होता है जब आप या आपकी पार्टी की सरकार हो। ये पहली बार है कि ना विधायक कांग्रेस का है ना सरकार हमारी है, तो मैं मानूं तो जिसको कहते हैं ना एक्साइटिंग या रोमांचक फाइट वो ज़्यादा होती है। एक जब आप इनकम्बेंट नहीं हैं तो बहुत से एवेन्यूज होते हैं जिस पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक एक्साइटिंग चुनाव है। लेकिन मैंने जब सीट मिली थी, क्योंकि मैं तो ईस्ट दिल्ली से राजनीति ज़्यादा करता था, तो उतना मतलब इमीडिएट क्या हो रहा है, क्या इलाके में है क्या नहीं है, खबर आती रहती थी। लेकिन जब मैं फील्ड में जाने लगा तो हमने भी देखा था कि पहले भी जब हम जाते थे तो सामने वाला क्या कर रहा है, खासकर जहाँ कोई सिटिंग एमएलए हो, उसकी कुछ न कुछ उपलब्धि होती है, काम होते हैं, लोगों का एक आकर्षण होता है और आपको उसके बीच में अपनी स्ट्रैटेजी मैनूवर करनी पड़ती है। भाई पॉजिटिव्स को देखते हुए कुछ नेगेटिव भी होता है जी। पर यहाँ मैंने देखा कि जो इनकम्बेंट हमारे एमएलए हैं केजरीवाल, वो उतना लोगों में प्रभाव नहीं कर पाए। एज एन एमएलए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयर पोल्यूशन में, पानी में दिक्कत हो रही है, तो लोग थोड़ा ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो एक बात बहुत निकल कर आ रही है हाउस होल्ड पे, वो एम्प्लॉयमेंट की, जॉब्स की है। बिल्कुल समझ लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लेके समृद्ध घरों तक। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी बात रखने की और एक समझ लो जैसे एक कासल भेदने की। तो अच्छा रहा है कैंपेन, आई थिंक अच्छा रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, गेटिंग उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं ना, वो मिल रही है। क्योंकि अब तो अगर हम देखें तो बहुत कम समय रह गया है। 5 तारीख को दिल्ली के अंदर मतदान होने और 3 तारीख को जो चुनाव प्रचार है वो भी थम जाएगा। तो ऐसे में जो सियासत आपको विरासत में मिली है, उसी विरासत को बचाने की सियासत में आप इस वक्त जुटे हुए हैं। क्या आप इसे चुनौती के तौर पर देखते हैं इस वक्त? नहीं मैम, वो है, एक लेगेसी है, एक मिली है, लेकिन वो लेगेसी केवल मेरी नहीं है, वो एक कांग्रेस की लेगेसी है। भाई आफ्टर ऑल ठीक है, शीला जी मदर थी, लेकिन वो कांग्रेस की भी सीएम थी। और हुआ क्या कि नॉर्मली 10-11 साल पहले किसी शहर में क्या हो, वो एक समय के बाद एक स्मृति में आ जाता है, वो रोज बोलचाल में नहीं आता है। मुझे थोड़ा बहुत मैंने भी राजनीति का अनुभव किया, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी सीएम के जाने के बाद वो उसके काम याद आए। तो स्वाभाविक है कि जो उसकी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही है, उसने कुछ न कुछ ऐसा किया या नहीं किया कि लोग उस सरकार को याद करने लगे। और मैं देख रहा था 2-3 साल से बार बार दिल्ली में चर्चा हो रही है। तो उन लोगों को छोड़ दीजिए जो शायद उस समय नहीं बहुत अवेयर रहे होंगे या बहुत जानकारी वो बदलती हुई दिल्ली की नहीं रही होगी, लेकिन 35-40 प्लस जो जितना दिल्ली में लोग हैं जो वो उस पीरियड को आज से कंपेयर कर पाते हैं, उनमें एक बातचीत चल रही थी। तो वो लेगेसी है, या समझ लो वो जो 12-15 साल का काम था, वो दिल्ली में लोगों में एक इशू है। अब वो पॉलिटिकल इशू बनता है, वोटर इशू बनता है, वो एक अपॉर्चुनिटी है जो कांग्रेस को सीज करनी है। और अगर हम उसको कन्वर्ट कर पाए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में, तो उसका फायदा मिलता है। तो हम लोगों को एक समझ लो एक तरीके से एक अपने आप ही एक नेचुरल स्पेस मिल गई है अपनी पॉलिटिक्स करने की और अपने लेगेसी को क्लेम करने की। उसमें हम कितने सक्सेसफुल होते हैं, दैट रिजल्ट्स विल शो। जी हाँ, कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर एक वक्त वो था कि सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस हमें नजर आती थी दिल्ली के अंदर। और आज भी यहाँ तक कि जब हम दिल्ली में लोगों के बीच में जाते, जनता से बात करते हैं, तो आपकी मदर शीला दीक्षित जी का काफ़ी जिक्र होता है, लोग काफ़ी उन्हें याद करते हैं। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस के करप्शन का मुद्दा उठाकर ही आम आदमी पार्टी आई, और सबसे पहले सबसे छोटी पार्टी, फिर धीरे धीरे बड़ी पार्टी दिल्ली के अंदर बन गई, सत्ता में आ गई, और ऐसे में उसी पार्टी का साथ कांग्रेस की तरफ से दिया गया। देखो, मैं थोड़ा सा आपका जो सवाल है वो जवाब देने के पहले थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा। आपने इंपॉर्टेंट कहा था कि हम लोगों की एक तो शायद बहुत बड़ी कमजोरी हुई कांग्रेस की कि 13 या 14 में, 12-13 में जो माहौल बन रहा था
चाहे करप्शन का हो चाहे काम का हो, बनता है। ऑपोजिशन को कोई मौका मिलता है तो ऑपोजिशन की लेजिटिमेट स्पेस है अपनी बात कहने की। जी। हम जो एक कॉन्टेक्स्ट बदल रहा था पॉलिटिक्स का, टेक्नोलॉजी का, लोगों से संवाद करने का, न्यू मीडियम्स आ रहे थे, उसमें हम लोग पिछड़ गए और एक जेन्युइन वीकनेस हम लोगों में आई। शायद हम समझ नहीं पाए कि लोगों में नए सवाल आ रहे हैं, उसको हमको कैसे जवाब देना चाहिए। हमारे ऊपर जो सवाल पूछे जा रहे थे उनको ज़मीनी हकीकत कुछ भी हो उसको बताने की बात करनी चाहिए थी। हम पर जो एलिगेशन आ रही हो, आप देखिए पिछले 10-11 साल में वो एलिगेशंस कहाँ हवा हो गए किसी को पता भी नहीं। मतलब उसकी चर्चा भी नहीं होती, इंक्वायरी भी नहीं है, कोई इशू भी नहीं है। वो रिपोर्ट्स कोई, वही केजरीवाल जी तो 300-350 पेज वेव करते थे, वो पेज भी गायब हो गए। अभी किसी एक इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा कि वो 360 पेजेस ऑफ एलिगेशन क्या हुआ, तो सवाल ही स्कर्ट कर गए। बट ये हमारी एक मेरे ख्याल से बहुत मेजर कमजोरी रही थी। और मैं बार बार उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं कि सडनली हम कैसे इतने कमजोर पड़ गए। बट चलिए अब आपके सवाल पर आते हैं। देखिए उस पार्टी से जो हम लोगों ने 2024 में अलाई किया वो एक अलग सर्कमस्टांसेस थे भाई। एज एन ऑपोजिशन हम लोगों की ये रीडिंग थी या समझ थी कि नेशनल लेवल पर हमको एक कंसर्टेड स्ट्रॉन्ग फ्रंट बनाना है, क्योंकि हम चाह रहे थे, हमको लग रहा था कि प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी को हटाना चाहिए, एक नई गवर्नमेंट की जरूरत है। जो स्पेस होता है एक ऑपोजिशन का, और सरकार का क्रिटिक करना, उसको अपोज करना एक लेजिटिमेट राइट होता है अपोजिशन का। तब उसमें देखो दिल्ली में मजे की बात ये थी कि दिल्ली में बहुत सा ऐसा कॉमन वोटर है जो एंटी बीजेपी वोटर है, लेकिन आम आदमी और हमारे बीच में वो कभी कभी बढ़ जाता है। वो आम आदमी हमारे बीच में बहुत क्लियर एक को नहीं चूज करता, जैसे 2019 इलेक्शन ने बताया था। 2019 असेंबली में हम बहुत पुअर रहे, लेकिन पार्लियामेंट में हम लोग सेकंड रहे 5 to 6 सीट्स में। अच्छा वोट हम लोगों ने पाया। तो ये था कि अगर हम लोगों ने आपस में वो नहीं किया तो हम अपने वोटर को फोर्स करेंगे वो चॉइसेस करने के लिए जो शायद उसकी नेचुरल फर्स्ट चॉइस नहीं है, विच इज वोटिंग टू डिस्प्लेस बीजेपी। तो ये लगता है लेजिटिमेट पॉलिटिकल अलायंस था, लेकिन उस अलायंस में भी हम लोगों ने दिल्ली सरकार को मुद्दा नहीं बनाया था। केजरीवाल साहब या उनकी पार्टी ने एक आध बार जरूर कहा, वो जो जेल चले गए थे उस मुद्दे को उठाया, लेकिन ना हमने उनकी इनोसेंस की बात की, ना हमने दिल्ली गवर्नमेंट की कोई परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस की बात की। हमने और फिर अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी ने भी पूरा कैंपेन लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज और हमारे कॉमन एजेंडा पे रखा जी। ऐसा लगता है कि उसकी जो कभी कभी लोग कहते हैं इज देयर अ फॉल आउट ऑन दिल्ली इलेक्शन, लगता नहीं है। आई थिंक वोटर इस मामले में अवेयर है, वो समझता है कि वहां अलग मुद्दे थे, यहां अलग मुद्दे थे। बिल्कुल 13 में क्या हुआ था मैम, जब आई थिंक नवंबर दिसंबर में कभी भी चुनाव हुए थे, हमारे 8 विधायक जीत कर आए थे। और मुझे याद है जिस दिन हम लोग चुनाव हारे थे उसके अगले दिन हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वो शीला जी को मिलने आए थे, हम लोग भी गए हुए थे और ये 8 विधायक आए थे। इन लोगों का ये कहना था कि उनके जो वोटर्स एक आध दिन में जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि नहीं भाई आप समर्थन करिए, बीजेपी की सरकार नहीं बनने दीजिए, क्योंकि अगर दोबारा से इलेक्शन हो गया, क्या होता है उसको मिड टर्म इलेक्शन हो गया, तो हम लोगों को फोर्स हो जाएंगे हम आम आदमी को वोट देने को। और वो 8 के 8 ऑलमोस्ट, शायद एक आध दो छोड़ के ऑलमोस्ट सबकी ये ओपिनियन थी कि हम सपोर्ट करें। तो अगर पार्लियामेंट्री पार्टी में सबके सब ये चाहते हैं तो आई रिमेंबर शीला जी ने भी कहा भाई ठीक है आपको जो मन है वो करिए, देन आज जनरल सेक्रेटरी सेट करिए। तो उस समय क्या रेट्रोस्पेक्ट में सही है कि वो पॉलिटिकली इट वाज नॉट ए गुड स्टेप, कांग्रेस के लिए भी उसका नुकसान हुआ। बट कभी कभी आई सपोज उस समय कुछ आप कदम लेते हो, लॉन्ग टर्म उसका नुकसान होता है, एंड वी हैव सफर्ड फॉर दैट। पर लेकिन कहते हैं कि जो नेता जमीनी स्तर पर रहते हैं वो आम जनता की भाषा बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जिसमें से आप हैं, अरविंदर सिंह लवरी जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे वो हैं, और इसके अलावा कई सारे प्रदेश इकाई के नेता हैं, और उन्होंने हमेशा मना किया इस चीज के बारे में कि गठबंधन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आला कमान ने गठबंधन किया और बाद में फिर वो अलग भी हुए। आला कमान को उस बात का समझ भी आया कि हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए। तो आखिर अगर समय रहते ही जो नेता जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, अगर उनकी बात को मान लिया जाता तो आज बेहतर स्थिति होती। मैं 2013 की तो बात मानता हूं। देखिए 24 में क्या है, 24 में मुझे उस समय भी पता था और मैंने कई बार शेयर भी किया था कि हम अलायंस भी अगर करेंगे तो शायद हम दिल्ली में सीटें नहीं जीत पाए, क्योंकि मुझे एक फीलिंग थी कि ऑल इंडिया एक ट्रेंड है और उसका दिखा भी, बीजेपी उतनी सीट्स नहीं लाई जितनी लोगों को उम्मीद थी। आई थिंक 230 240 के करीब इनकी सीट्स आई।
दिल्ली में मुझे ये लग रहा था कि अगर हम अलग भी लड़ेंगे या साथ भी लड़ेंगे तो बीजेपी की अच्छी सीट्स आनी चाहिए, और अच्छा मौका था कांग्रेस अपनी सीटों पे अलग लड़ती। पर एक चीज देखिए मैम, कभी कभी क्या होता है, एक जो इलेक्शन होता है ना उसका एक ब्रॉडर मैसेज जाता है। जी बिल्कुल। तो इंडिया अलायंस का जो ब्रॉडर मैसेज था, दैट एक कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस है, उसका भी एक फायदा हुआ एक ब्रॉड बड़े रिजल्ट पे। मुझे लगता है कि अगर हम लोग अलग अलग लड़ते कई जगहों पे तो शायद भारतीय जनता पार्टी जो 240 पे रुकी थी, मे बी उसकी 30-40 सीट और आ सकती थी। और अगर मुझे तो ये कि और अगर अच्छे से लड़ाई होती तो मे बी 15-20 सीट कम भी हो सकती थी। 15, 20, 40 सीट्स किसी भी इलेक्शन में इधर से उधर हो सकती है, और अगर 20-25 सीट्स कम हो जाती तो शायद गवर्नमेंट बनाना भी मुश्किल हो जाता। तो आई थिंक दैट वाज एक अलायंस जो उस समय के हिसाब से टाइम प्रूव्ड कि इट वाज अ गुड डिसीजन। लेकिन अब वही अच्छी डिसीजन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो गलत भी साबित हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसी पर तमाम पार्टियां सवाल उठा रही हैं, जो आपके गठबंधन के साथ की पार्टियां हैं। नहीं, वो है देखो, वो मुझे भी कोई उसमें सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस एक तो नेशनल लेवल पे बना था, ठीक है, और इंडिया अलायंस में नेशनल लेवल पर बहुत जगहों पे आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ठीक है, बिकॉज कॉमन वोटर्स थे और वोटर्स कंबाइन कर रहे थे अगेंस्ट अ पार्टी दे डिड नॉट वांट। तो जैसे तृणमूल और हमारा दोनों वोटर डिड नॉट वांट बीजेपी टू विन, समाजवादी और हमारा दोनों वोटर्स डोंट वांट, चाहते नहीं है कि बीजेपी जीते उत्तर प्रदेश में। तो एक नेचुरल अलायंस था, ठीक है। इन पार्टीज को अब दिक्कत हो रही है, जो मेरी खुद की रीडिंग थी कि अगर दिल्ली में कांग्रेस स्ट्रांग होती है, ठीक है, और कांग्रेस आगे बढ़ती है, और दिल्ली है तो छोटा सा स्टेट, बिल्कुल पूरा स्टेट भी नहीं है जी, लेकिन दिल्ली का एक पॉलिटिकल संदेश तो है, कैपिटल है, बिल्कुल राजधानी। आप यहाँ कुछ करोगे नहीं करोगे उसकी नेशनल खबर जाती है, मीडिया जैसे आज है, हमको यहाँ स्टेज पे आपके मेन ऑफिस में जगह मिली हुई है, अगर हम उड़ीसा में होते, आंध्रा में होते तो शायद वो प्रोमिनेंस भी नहीं मिलती। तो ये लग रहा था कि हमको कि दिल्ली स्तर पर अगर हम लोग, इनको लग रहा था कि अगर कांग्रेस राइज करेगी तो कांग्रेस का एक नेशनल मैसेज आएगा कि कांग्रेस इज ऑन अ रिटर्न, मेजर रिटर्न। तो हम अगर राइज करेंगे तो हम तृणमूल का वोट काटेंगे बंगाल में, हम सपा के लिए शायद अलायंस अगर होगा तो बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे जी। तो ये जो 2-3 पार्टीज हैं, इसको लग रहा था कि अगर दिल्ली कांग्रेस में थोड़ा सा कम रहे तो शायद उनको बेटर होगा। क्योंकि मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि हम अलायंस नहीं कर रहे, ये पिछले 10 दिन में तो नहीं तय हुआ, मई में हुए पार्लियामेंट इलेक्शन, बिल्कुल जून में गोपाल राय जो आपके प्रेसिडेंट है दिल्ली के, उन्होंने यूनिलैटरली अनाउंस किया कि हम अलायंस नहीं करेंगे, ठीक है, कांग्रेस ने नहीं कहा था कि हम अलायंस करेंगे, लेकिन कोई चर्चा तो हुई नहीं, बिल्कुल आप भी चर्चा करते ही चलो हम दोनों मान लेते नहीं, उन्होंने यूनिलैटरली अनाउंस किया। अगर ये पार्टी तब चाह रही थी कि अलायंस होता तो कहती ना तब कि नहीं भाई अलायंस नहीं होना चाहिए, या अगर अलायंस होगा, ये इन लोगों ने इंतजार किया। और जैसे आप देखो, आज से समझ लो मई जून में अगर आप कोई बात करें तो शायद आप लोग कहते कि नहीं भाई मेन लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। आज कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है, बिल्कुल हम लोग मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं, जमीन पर हैं, लड़ते दिख रहे हैं। मैं वो कह रहा हूं, तो एक तरीके से वी आर नाउ मेकिंग अ प्रेजेंस वेरी क्लियरली। तो मुझे लगता है कि इनको लगा कि नहीं, जब कांग्रेस अग्रसर हो गई और स्ट्रांग हो गई तो सडनली इन लोगों के सबके विचार आने लगे अलायंस के बारे में। तो मेरा ये कि अगर जेन्युइनली ये पार्टीज को लगता कि इंडिया अलायंस को स्टेट में भी लड़ना चाहिए था तो भैया आप जून में फोन करके कहते ना गोपाल राय जी को कि क्यों ये बात कर रहे हो, लेट देयर बी अ नेगोशिएशन ऑन द टेबल। ये हुआ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलायंस कोई चाहता था दिल्ली में अलायंस है, ये लोग अपने अपने राज्य में अपने वर्चस्व को बताने के लिए कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में दिख रहे हैं। जी, कांग्रेस की जब हम बात करते तो 2013 के बाद में 2015 में जब दोबारा इलेक्शन हुए और 2019 में जो इलेक्शन हुए, कांग्रेस का जो जनाधार था वो एकदम नीचे की तरफ जाता हुआ हमने देखा है, वोट परसेंटेज भी काफी कम हुआ है जी। तो इसके पीछे क्या आप वजह मानते हैं? क्योंकि एक समय में सबसे बड़ी पार्टी और उसके बाद में एकदम से जनाधार, देखिए किसी भी पार्टी का अगर जनाधार धीरे धीरे कम होता है तो समझ में आता है, लेकिन अचानक से जो डाउन हुआ उसके पीछे क्या है? खासकर 13 से 15 के बीच, बिल्कुल 13 में तो वी आर 24-26%, वो ठीक ठाक वोट होता है। आई थिंक क्या हुआ कि एक तो जो एक ये बहुत मेजर प्रोमिसेस लेकर आए थे, ऑलमोस्ट प्रॉमिसिंग द मून जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, बिल्कुल कि हम चांद उतार कर आपके घर ले आएंगे, वो था। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2012 में हम लोगों की मेजर मीटिंग हुई थी एमपीस की, उस समय सीएम शीला जी के साथ जी। तो शीला जी ने हमें बताया, हम लोगों को कह रही थी कि देखो 2024 तक का मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, पानी, बिजली, सड़क, फ्लाईओवर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
तो शायद मुझे लगता है कि एक आम आदमी पार्टी को 2013-14 में ये मिल गया कि उसको कोई मेजर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। जितना उसके पास एडिशनल बजट फंड्स था वो ये फ्रीबीज में और ये जो थोड़ा सा लोगों को लुभावने वाली स्कीम थे उसमें डाल सकते थे, जो उन्होंने एक अपना प्रिंसिपल पॉलिसी बना ली। आज भी उनके मेजर जो अनाउंसमेंट्स हैं वो इसी में हैं। न्यू रेवेन्यू, न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन, नए जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे वो कहीं नहीं जाते। इसका हम लोगों पर एक लगता है शायद एक असर पड़ा। और एक दिल्ली में काफी मेजर जो एंटी बीजेपी वोट है वो सडनली उसको लगा कि एक ऑलमोस्ट कांग्रेस की उसको कार्बन कॉपी मिल गई है। क्योंकि उस समय केजरीवाल जी वही सब बातें कहा करते थे जो कांग्रेस कहती थी। एडिशनैलिटी थी कि हम फ्री कर देंगे, हम सस्ता कर देंगे, हम सहूलियत देंगे। तो शायद उनको उस समय आसान लगा कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शिफ्ट करते करते। मैंने एक और देखा, एक मुझे लगता है कि इस सेंचुरी में एक थोड़ा सा मेजर शिफ्ट आया है वोटर प्रेफरेंस में जी। मैं कम से कम जब छोटा था, और बहुत से लोग यहाँ होंगे जो उस उम्र के होंगे, पहले वोटर अपनी पार्टी को वोट देता था। ये एक थी ना कि मेरा वोट वेस्ट होगा, वो नहीं जाता था। फॉर एग्जांपल कांग्रेस अगर 40% पे जीत रही है, ऑपोजिशन की 2 पार्टीज हैं, एक को 27 मिल रहा है, एक को 15, तो वो 15 वाला 15 वाले को ही देता था, भले उसको वोट वेस्ट हो या नहीं वेस्ट हो। इस शताब्दी में या इन समय में वोटर इस चीज को ज्यादा देख रहा है कि भले ये पार्टी मेरी प्रेफरेंस ना हो, पर अगर किसी और से ज्यादा बेटर प्रेफरेंस है तो मैं अपनी पार्टी को छोड़ के, वोट वेस्ट नहीं हो, मेरा वोट काउंट करे, विक्ट्री की तरफ जाए। ये एक मुझे लगता है काफी मेजर शिफ्ट वोटर प्रेफरेंस में हुआ है। तो उस कारण से कांग्रेस वोटर भी ज्यादा इजीली आम आदमी पार्टी को चला गया। मेरी पर्सनल कैलकुलेशन ये है कि अभी भी 10-12% ऐसा वोटर है जो कोर कांग्रेस वोटर है, पर क्योंकि कांग्रेस को वो सीरियसली नहीं ले रहा था 2 इलेक्शन में, वो आम आदमी के पास चला जाता था जी। और 4-5% एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड वोटर था जो बीजेपी को कांग्रेस का चला जाता था, क्योंकि वो एंटी आप था जी। अगर हमको उसको हम पे कॉन्फिडेंस है जो दिख रहा है इस समय, वो काफी कोर वोट हमारे पास वापस आएगा। सो इन अ सेंस कि हम लोग 5-6% पे नहीं, हम लोग 17-18% पर, 20% पर खड़े हैं। जब आप 17-18% की पार्टी हो जाते हो तो वहां से 26-28% कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर आप बेसिक इस समय देखेंगे 28-30-31% कैन बी ए विनिंग परसेंटेज अगर मोर इक्वली वोट डिवाइड होगा, जो इस इलेक्शन में दिख रहा है। देखिए आज की ही अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मुद्दा इस वक्त दिल्ली के अंदर उठा हुआ है यमुना मैया का। यमुना के अंदर जो गंदगी आ रही है, और ये आरोप लग रहे हैं कि हरियाणा की साइड से ये गंदगी आ रही है, हरियाणा से गंदगी भेजी जा रही है यमुना में, और आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। ये तो मैं मान नहीं सकता। देखिए ये गंभीर आरोप है। एक्चुअली 2 चीजें, एक तो यमुना की अपनी गंदगी जो बेसिकली नजफगढ़ ड्रेन और शादरा ड्रेन के कारण आती है जी। और वो तो सीधे सीधे दिल्ली सरकार का निकम्मापन है भाई। आप सोएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंटरसेप्टर प्लांट्स बना देते, जो 7-8 बन रहे थे 12-13 में, वो कंप्लीट हो जाते तो ऑलमोस्ट 60 से 70% जो एफ्लुएंट जा रहा है यमुना में वो कम हो जाता। सो वो तो क्लियरली, बट ये जो 2-3 दिन पहले सुनाए इन्होंने एक ये जो जहर वाला बात की है जी। ये मुझे लगता है बहुत सीरियस है। देखिए आप ठीक है, राजनीति में आप उल्टे सीधी चीजें कुछ भी कह सकते हैं, कभी कभी इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपने ये कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट इज डूइंग जेनोसाइड, नरसंहार। दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम। इनफैक्ट मैं भी इस बात को कल से उठा रहा हूं कि अगर आप किसी को नरसंहार या जेनोसाइड का क्लेम करते हैं जी, तो या तो आप प्रूफ दीजिए या आप पर केस चलना चाहिए, या तो फिर यह है प्रूफ दें कि हरियाणा सरकार ने जहर डाला है। अगर हरियाणा सरकार ने जहर डाला है तो हरियाणा सरकार को डिसमिस होना चाहिए। दोनों नहीं हो सकते, आइदर दे हैव पॉइजन्ड और दे हैव नॉट पॉइजन्ड। इफ दे पॉइजन्ड, हरियाणा सरकार पर एक्शन हो। इफ दे हैव नॉट पॉइजन्ड, तो पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक पीस को खराब करने के लिए इन पर एक्शन हो। मैं तो ये हमेशा मेंटेन कर रहा हूं कल से। लेकिन सर बस कहा जाता है कि एक्शन होगा, लेकिन एक्शन होता नहीं है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हम हर बार चुनावों में देखते ही हैं। हमारे साथ में कई सारे लोग भी इस वक्त मौजूद है जो अपने अपने सवाल आपसे लेना चाहते हैं। ऑडियंस में से सवाल। तीनों ही पार्टियां फ्री की जो सुविधाएं दिल्ली की जनता को दे रही हैं, आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि भारत के जितने भी राज्य हैं, हर जगह इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को फ्री देना पड़ेगा, नहीं तो जो पार्टी फ्री देगी वही सत्ता में आएगी। तो अगर इसी तरह हम फ्री सुविधाएं लोगों को देते रहेंगे, दिल्ली देश की जनता को, तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा? मैं कंटिन्यूअसली फ्रीबीज को अपोज करता हूं। देखिए वेलफेयर अलग बात है, और मेरा यह है कि वेलफेयर में अगर आप उन जगहों पर आप सब्सिडी देते हैं जहां प्रोडक्शन होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, 2 मिनट हो आपके पास। प्लीज। जैसे आप एग्रीकल्चर की बिजली आप फ्री करते हैं, क्या उसमें फर्क पड़ता है? क्या है कि हमारे यहाँ आप खरीफ का क्रॉप लेते हैं, खरीफ जिसको हम मानसून क्रॉप कहते हैं।
अगर आपके पास बिजली है तो आप रबी की फसल भी अच्छे से ले सकते हैं, जो जैसे इस समय की जो है। और उसमें अगर आप कैलकुलेट करें और अगर आप बिजली उसी रेट पर लें जिस रेट पर कमर्शियली होती है, तो कोई किसान अच्छी तरीके से रबी की फसल नहीं ले सकता, और ज़ैद जो हमारे गर्मी का फसल माना जाता है वो तो बिल्कुल नहीं ले सकता। तो अगर आप वहां आप सब्सिडी देते हैं तो आप नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उसी जमीन से 2 या 3 क्रॉप होते हैं, किसान को फायदा होता है। पर ये जो प्योर वोट से कनेक्टेड है, मुझे कोई नहीं कन्विंस कर सकता कि घर का पंखा चलाना नेशनली प्रोडक्टिव गोल है, या घर में बिजली जलाना आपको वो पॉलिटिकली प्रोडक्टिव गोल है, नेशनली या समाज का प्रोडक्टिव गोल नहीं है। लेकिन अब इसमें जो डेंजर हो जाता है मैम, वो ये हो जाता है, जो सबसे खतरनाक चीज पॉलिटिक्स में है वो है कंपिटिटिव पॉपुलिज्म। बिल्कुल। और जैसे और राज्यों ने देखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी, मैं एक बार तो बल्कि मैं बीजेपी को अपोज करता हूं, प्रधानमंत्री की आलोचना करता हूं, लेकिन अगर आप देखिएगा बीच में एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था मैं रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हूं। मैंने वेलकम किया था उसको, मैं कहा था अच्छा है अगर आप कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं ना भाई क्यों जमुना साफ नहीं होती है, कहां से साफ होगी भाई? हमारा जल बोर्ड जो जमुना को साफ करता है 74,000 करोड़ के घाटे पे है, ट्वाइस द डेवलपमेंट बजट ऑफ दिल्ली। हमारी डीटीसी आज बसें क्यों नहीं आ रही है? 45,000 करोड़ के लॉस पर है। दिल्ली इज ऑलरेडी एन अनसस्टेनेबल मॉडल, ये चलेगी नहीं बहुत दिनों तक। और अगर आप मान लें, क्योंकि जैसे आप नंबर पूछ रहे थे, मैं अगर सिंपल कैलकुलेशन करता हूं मैम कि दिल्ली में 72 लाख महिला वोटर हैं, इन्होंने कहा है कि हम उसमें इनकम टैक्स जिनको मिलता है उनको नहीं देंगे महिला सम्मान योजना, तो हम उसको अगर 33 लाख टोटल उसमें महिला है तो उसको हम मान भी लें सब मिला के, और अगर हम 40 लाख भी महिला रखें 18 के ऊपर का, 40 लाख इंटू 12 इंटू 2100, 12 या 13,000 करोड़ आता है। अगर 37,000 करोड़ टोटल आपका डेवलपमेंट बजट है, 12,000 का एडिशनल कहां से लाओगे? सम्मान योजना जो है ये इसकी हेल्थ की मैम, इसकी कैलकुलेशन इसी तरह 14 to 16,000 करोड़ आ रही है। तो मेरा ये कि जो आपने बात कही है वो एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट है। लेकिन आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं छप के रह जाऊं और यहां मेरे लिए लोग ताली बजा लें कि आपका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा था, या मैं कोशिश करूं कि मैं जीतूंगा? इसलिए इस प्रतिस्पर्धा में पार्टी पड़ती चली जा रही है। एंड आई कैन टेल यू, ये एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो आप, और कोई नहीं बदल सकता इसको। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब अरविंद केजरीवाल को जेल होने के बाद में जब वो घर वापस लौटे तो आप खुद उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जबकि वो शीला दीक्षित जी पर कई बार कई सारे आरोप लगा चुके हैं। तो क्या ये जो मुलाकात थी वो राजनीति से जुड़ी हुई थी या फिर इंसानियत या मानवता से? नहीं मैम, जब लौटे थे तब नहीं गया था, जब अरेस्ट हुए थे। और मैं उसमें बताऊं, मेरा हमेशा ये रहा है कि लॉ शुड प्ले इट्स कोर्स। बल्कि जिस केस में वो अरेस्ट हुए वो तो कांग्रेस ने फाइल किया था, एंड आई पर्सनली फील दैट ही इज गिल्टी। आई एम नॉट सेइंग ही इज गिल्टी, कोर्ट विल प्रूव दैट। गिल्ट या नहीं गिल्ट कोर्ट प्रूव करता है, हम तो उस पर शक ही कर सकते हैं। लेकिन जैसे रात को आप पुलिस भेजो, अरेस्ट करो, वो मेरे ख्याल से कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन में पॉलिटिक्स नहीं दिखनी चाहिए। वो मैं आज भी खिलाफ हूं। मेरा सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को भी अगर आप जेल भेजेंगे विदाउट प्रूफ, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, अगर आप गलत कारण से केजरीवाल को करोगे, आई डोंट लाइक हिम। उसने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, जिस भद्देपन पर वो उतर कर गया, जिस तरीके से उसने शीला जी पे हजारों आरोप लगाए जिसमें एक भी उसके पास श्रेड ऑफ एविडेंस नहीं था, उसके खिलाफ हूं। लेकिन अगर आप गिरे हुए हो, डजंट मीन कि मैं मानवता छोड़ दूं आपके व्यवहार के लिए। दैट इज समथिंग दैट आई कीप टू माय सेल्फ वेरी क्लियर। एक इनका क्वेश्चन था, मैंने आरटीआई के तहत दिल्ली गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगा कि यमुना पे अपने कितने काम किए हैं, कितना अब तक खर्च हुआ है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम बताया, पर्यावरण डिपार्टमेंट, जल बोर्ड वगैरह वगैरह, और मैंने लगातार 3 बार तक जो उसका प्रोसेस है हमने इसके तहत मांगा, और फिर भी हमें जवाब यही आया हर डिपार्टमेंट की तरफ से कि इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आने वाले समय में अगर आपकी सरकार बनती है तो आप यमुना को लेके क्या काम करेंगे? दूसरी चीज़ें, क्या ये जानकारी आप बताना चाहेंगे पब्लिक को कि अब तक यमुना पे कितने खर्च किए जा चुके हैं? कितने खर्च किए हुए इसका मेरे पास बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। और वो अभी बल्कि एक आरटीआई में हम लोगों को खबर आई थी कि 6,800 करोड़ के करीब इन्होंने एक आरटीआई में हम लोगों को जवाब दिया था। और वो 6,800 करोड़ जो दिल्ली सरकार ने खर्च किए थे उसमें शायद 6200 करोड़ या 6400 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनुदान है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का बहुत कम है। लेकिन देखिए क्रिटिकल चीज़ क्या है जो हम अभी बता रहे थे, जो हमारी नजफगढ़ ड्रेन जाती है वो करीबन 70 से 72% एफ्लुएंट, उस कारण से जमुना हमारी गंदी होती है। और सेकंड है शादरा कैनाल। पहले ये प्लान हुआ था, आई रिमेंबर बहुत साफ 2012-13 में 7 इंटरसेप्टर सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स उस पे लगने थे।
इंटरसेप्टर का मतलब है कि वो जो गंदा पानी जा रहा है वो उठाएंगे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसको क्लीन करेंगे और वापस नजफगढ़ ड्रेन में डाल देंगे। तो नजफगढ़ ड्रेन का जब आउटफ्लो गिरेगा यमुना में वो फार क्लीनर होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 92 से 93% जो यमुना में गंद आता है वो दिल्ली से ही आता है। हरियाणा से उसके पहले काफी हद तक क्लीन आता है, जितने भी आप पैरामीटर्स देखें। अब वो इंटरसेप्टर जो एसटीपीज थे वो क्यों नहीं बने, जवाब मैं नहीं दे सकता हूं अभी, बल्कि 2022-23 में सुप्रीम कोर्ट ने एक, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, डंडा चलाया। उसके बाद एलजी साहब के अंदर एक हाई लेवल कमिटी बनी है, उसमें कुछ बातें हो रही है, उसमें कुछ न्यू सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स में अब कुछ त्वरित रूप से काम हो रहा है, समथिंग दैट कुड हैव हैपेंड बिफोर। पर मैं आपको एक अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स देता हूं। 2013 में दिल्ली की टोटल सुएज ट्रीटमेंट प्लांट कैपेसिटी 603 एमजीडी की थी, आज केवल 620 एमजीडी है, जबकि होनी चाहिए थी मिनिमम 800 से 850 एमजीडी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, गंदगी बढ़ रही है, अगर आप सुएज ट्रीट ही नहीं करेंगे तो जमुना जी में जाएगा ही ना मैम, और कहां से, या तो जमुना जी में जाएगा या जमीन पर जाएगा, नीचे गंदा होगा। और हमारे पास यही मेजर सोर्स है क्लीन वाटर का, जमुना जी का या पानी का। तो मैं कहना नहीं चाहता हूं, बट दिल्ली सरकार पे सवाल नहीं उठाए तो किस पे सवाल उठाए? चलिए सर, अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किस पार्टी को चुनती है और सत्ता में लेकर आती है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो सीधे तौर पर हमारे साथ में संदीप दीक्षित जी लगातार जुड़े हुए थे, जिन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिया जीडी डायलॉग के जरिए। हालांकि अब इंतजार है 5 फरवरी का, जिस दिन मतदान होगा और सभी उम्मीदवारों की किस्मत हो जाएगी ईवीएम में कैद। उसके बाद 8 फरवरी को जब आएंगे नतीजे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।